नमस्कार, नई परख की राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम अपने देश की राजनीति में चल रही कुछ घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। मेरा पहला सवाल जो विधि आयोग ने एक नई पहल की है कि देश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और इस दिशा में उन्होंने लोगों की राय माँगने की एक प्रक्रिया शुरू की है। तो उसको लेकर जो पूरा घटनाक्रम है और जो बहुत सारे टीकाकार मान रहे हैं कि शायद ये 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी का एक ट्रम्प कार्ड है जिसकी दिशा में वो आगे बढ़ना चाह रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तय नहीं कर पाई है कि 2024 को चुनाव वो किस केंद्रीय मुद्दे पर लड़ेगी। वो राम मंदिर के सवाल पे लड़ेगी, समान नागरिक संहिता के सवाल पे लड़ेगी, या किस मुद्दे के ऊपर लड़ेगी, या नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की छवि के रूप में लड़ेगी, या नरेंद्र मोदी ने तमाम सारी जो राहत देने वाली योजनाएं बनाई है, एक बड़ा सब्सिडी तंत्र बनाया है, उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। तो भाजपा टटोल रही है और वो तरह तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में फेंक रही है ताकि उससे अंदाजा लग सके कि किस मुद्दे पर एक बड़ी गोलबंदी हो सकती है। अभी भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितने हिंदुओं के वोट उसे पिछले चुनाव में मिले थे, इस बार भी वो सुनिश्चित करे कि कम से कम उतने हिंदुओं के वोट उसे मिले। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आमतौर पे बहुत सारे हिंदू वोट जो हैं वो भाजपा में आते जाते रहते हैं। वो देखा गया है कि ओबीसी जातियां भाजपा को पसंद तो करती हैं, लेकिन उनके वो भाजपा की जेबी वोटर नहीं है। दलित जातियां भाजपा को पसंद तो करती हैं, लेकिन वो भाजपा की जेबी वोटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हर हालत में भाजपा को वोट देंगे। वो कभी ये भी तय कर सकती हैं कि भाई इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम किसी दूसरी पार्टी के लिए दूसरी पार्टी में प्रयोग करेंगे। उनका एक हिस्सा तय कर सकता है, तो उससे भाजपा को नुकसान हो सकता है, झटका लग जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए वो कोई इस तरह की युक्ति ढूंढना चाहते हैं जिससे वो उन तमाम वोटों को गोलबंद कर पाए जो कि पिछले चुनाव में हुए थे। और ध्यान रहे, पिछले चुनाव में जो पुलवामा वाली जो घटना हुई थी, पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद बालाकोट एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उसकी वजह से एक माहौल बना और सरकार ने खूब चुनाव मुहिम में उसको रखा भी कि हमने घर में घुसकर मारा। तमाम बड़े बड़े पोस्टरों पे मैंने खुद देखा था, यही लिखा हुआ था कि हमने घुसकर मारा। तो उसकी वजह से एक राष्ट्रवादी माहौल भाजपा के पक्ष में बना था। अब वो राष्ट्रवादी माहौल इस बार किस तरीके से बन पाएगा, वो कैसी परिस्थिति होगी, तो ये भाजपा को पता नहीं है। इसीलिए चुनाव के कुछ पहले ये समान नागरिक संहिता वाला मुद्दा हवा में उछाला गया है। जहां तक विधि आयोग का सवाल है, विधि आयोग कोई सांविधिक संस्था नहीं है। विधि आयोग की सिफारिश सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। वो तो जो जो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री की एक एडवाइजरी बॉडी है, एक परामर्शी संस्था है जो कि विधि मंत्रालय को सलाह देती है और विधि मंत्रालय ही तय करता है कि इस संस्था के कौन सदस्य होंगे, कौन मुखिया होंगे। तो विधि मंत्रालय जब चाहे तब इस संस्था से अपनी मनचाही सिफारिश भी निकलवा सकता है। तो ये इस तरह की स्थिति है। अगर भाजपा सरकार वास्तव में समान नागरिक संहिता के लिए गंभीर होती तो अभी तक उसने उसके लिए विशेषज्ञों की एक मंडली बना दी होती, जो मंडली समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न समुदायों से और तरह तरह की जो विवाह पद्धतियां सारे देश में चल रही हैं, तरह तरह की संहिताएं हैं, तरह तरह के विवाह कानून हैं, उनके बीच में एक तालमेल निकालने की कोशिश कर रहे होते। देखिए, राम जन्मभूमि मंदिर बनाना कठिन था, लेकिन फिर भी भाजपा ने कर दिखाया। इसी तरीके से धारा 370 और 35A हटाना भी कठिन था, लेकिन भाजपा ने कर दिखाया। समान नागरिक संहिता इन दोनों से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि आप इसमें कोई एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। यहां तक कि हिंदुओं में ही इतनी ज्यादा राय है इस सवाल के ऊपर कि उसमें अगर भाजपा एक कोई ड्राफ्ट बनाए, कोई मसौदा बनाए और कहे कि ये सबके ऊपर लागू होगा, तो हिंदुओं में ही इस सवाल पर बहुत ज्यादा मतभेद पैदा हो जाएंगे। मुसलमानों और ईसाइयों को तो और यहूदियों को तो छोड़ ही दीजिए। यहां तक कि जब हिंदू विवाह कानून बना था और उसके साथ में सिखों को, बौद्धों को और जैनों को जोड़ दिया गया था और आदिवासियों को भी उसमें शामिल कर दिया गया था, उस समय भी इसके खिलाफ आवाजें उठी थी कि भाई हमें इनके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, हमारा विवाह कानून तो अलग होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बहस करके और अपनी बात पर दृढ़ रहते हुए हिंदू विवाह कानून के तहत इन लोगों को कर दिया। तो अभी जब नया विवाह कानून बनेगा, नया उत्तराधिकार कानून बनेगा, तो एक बार फिर वे सारी आवाजें जो कि 50 के दशक में उठी थी और उसके बाद दब गई
और लोगों ने हिंदू विवाह कानून को अपने वैवाहिक जीवन और अपने नागरिक जीवन और अपने उत्तराधिकार के नियमों के तौर धीरे धीरे करके मान लिया, असंतोष के रहते हुए, वो सारी आवाजें फिर से उठेंगी। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। भारत एक बहुधार्मिक, बहुपारंपरिक और बहुजातीय देश है, बहुसांस्कृतिक देश है। इसके अंदर केरल में जिस तरीके से हिंदुओं में शादी होती है, उस तरीके से शादी उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं हो सकती, असंभव है। वहां का समाज उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। इसी तरीके से गोवा में पुर्तगीज प्रभाव के तहत एक तरह की समान नागरिक संहिता वहां पर लागू है। उत्तर पूर्व में बिल्कुल अलग तरीके से शादियां वगैरह होती हैं। तो ये काफी मुश्किल और जटिल मामला है। अगर कोई सरकार वास्तव में सारे देश के ऊपर एक विवाह कानून, एक नागरिक संहिता लागू करना चाहती है, तो वो नागरिक संहिता काफी विशाल होगी। उसके कई उपबंध और कई उपविधियां होंगी उसकी, जिसमें कई तरह के समाजों और कई तरह के समुदायों, कई तरह के धर्मों के लिए उसमें प्रावधान होंगे, उनकी नुमाइंदगी होगी उसके अंदर। तब कहीं आके सारे देश में वो स्वीकार हो पाए, वरना उससे बहुत झंझट होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी उनके खिलाफ याचिकाएं होंगी, उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। समाज को जोड़ने की बजाय समान नागरिक संहिता समाज को बांटने और समाज में संघर्ष पैदा करने का काम भी कर सकती है। तो भाजपा सरकार को इन सब बातों के ऊपर भी सोचना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को इसमें दिलचस्पी है नहीं। भाजपा केवल इसको लाकर एक तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की उम्मीद कर रही है। इसके जरिए मुसलमान नाराज होंगे और फिर हिंदू उसकी प्रतिक्रिया में हमारे पक्ष में गोलबंद होते चले जाएंगे। ये उसकी ऐसे पहली नजर में देखने पे ये इच्छा प्रतीत होती है। वरना समान नागरिक संहिता लाना भारत जैसे देश में अगर आसान होता तो संविधान निर्माताओं ने इसको कर दिया होता। भाई संविधान सभा भी तो इसमें दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक जो आधुनिकतावादी थे वो कह रहे थे कि सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, स्त्रियों को भी उनके पूरे अधिकार तभी मिल पाएंगे। लेकिन बाकी जो प्रैग्मेटिक लोग थे, परिणामवादी लोग थे, इनको भारतीय समाज की ज्यादा समझ थी, जो आधुनिक भी थे और आधुनिकता और परंपरा में एक रिश्ता चाहते थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा अभी संभव नहीं है, ये काफी मुश्किल हो जाएगी। और ध्यान कीजिए, जब हिंदू विवाह कानून लाया जा रहा था संसद में, उस वक्त कांग्रेस के अंदर भी उसके बारे में बहुत मतभेद थे। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू को उसे दो हिस्सों में बांटना पड़ा, विवाह कानून अलग करना पड़ा, और उसके 2 साल बाद वो उत्तराधिकार कानून लाए। सन 54 में विवाह कानून लाए और उसके बाद 56 में उत्तराधिकार कानून लाए। उसको 2 हिस्सों में बांट के पास कराया गया, वरना कांग्रेस के अंदर ही उसके खिलाफ विद्रोह हो जाता। तो ये काफी मुश्किल काम है। इस मुश्किल में अगर गंभीरता चाहती है सरकार, तो उसे उस तरीके से कार्रवाई करते हुए और उस तरीके से पेशबंदी करते हुए दिखना चाहिए, जो कि वो नहीं दिख रही है। वो बिल्कुल उसका एक राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, इस उम्मीद में कि शायद इसके जरिए हमारी राजनीतिक गोटी लाल हो जाएगी। जी, जो आपने राजनीतिक गोटी लाल होने की बात कही, वो शायद इससे भी जुड़ी हुई है कि कम से कम शिवसेना जैसे जो दल हैं, उद्धव ठाकरे का जो खेमा है, उसके लिए स्थिति काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो लगातार इसकी बात करती रही है। तो शायद वो इस लिहाज से भी इसको लाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें क्या है कि जो लोग हल्के तरीके से और सरलीकृत तरीके से पूरे मसले को देखते हैं, उनको लगता है कि केवल मुसलमान ही इससे नाराज होंगे। तो मुसलमानों को दबाने के लिए या एक बार फिर से उनको एक कोने में धकेलने के लिए ये समान नागरिक संहिता की बात करनी चाहिए। मसला केवल मुसलमानों का नहीं है, मसला ईसाइयों का भी है, मसला बौद्धों का भी है, जैनों का भी है, सिखों का भी है। आप क्या समझते हैं, सिखों की तरफ से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस सवाल के ऊपर जबरदस्त मांग होगी कि उनका विवाह कानून अलग किया जाना चाहिए, और अगर समान नागरिक संहिता की तरह उनको लाया जा रहा है तो उनके लिए अलग से उसमें प्रावधान होने चाहिए। देखिए, ये मसला केवल ये मुसलमानों की 4 शादी करने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। मैं तो समर्थक हूं उनसे अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा मुसलमान कुछ शरीयत के आधार पर कानून बने और उसमें उनको 4 शादियां करने का अधिकार हो, 3 तलाक के अधिकार हो। मैं इन अधिकारों से व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। मुसलमानों की तरफ से कोई भी तर्क आता रहे, मुझे आप सेकुलर मानिए ना मानिए, मैं इसकी परवाह नहीं करता। लेकिन मसला केवल मुसलमानों का नहीं है, मसला हिंदुओं को भी है, हिंदुओं का भी है। जो हिंदुओं का उत्तराधिकार कानून है, वो उसके ऊपर भी हिंदुओं के अंदर बहुत बहस है। उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसमें स्त्रियों के साथ पूरा न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए। एक दूसरा आज मैं एक लेख पढ़ रहा था द हिंदू में, और उसमें तुलना की गई थी विपक्षी एकता की कोशिशों की 2018 और 2023 में। दोनों समय एक-एक वर्ष चुनाव के पहले था,
और उसमें तर्क दिया गया था कि अभी जो कोशिश हो रही है शायद थोड़ी संगठित है और इस कोशिश में कांग्रेस को पीछे ले जाने की कोशिश ज़्यादा है कि कांग्रेस जो है मुख्य नेतृत्व में ना आ पाए। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या अभी की जो कोशिश है वो ज़्यादा संगठित लग रही है 2018 की तुलना में? देखिए, जो 23 तारीख को जो पटना में रैली होने वाली है, गैर भाजपा विपक्ष की एकता का ये अभी तक का सबसे ज्यादा सुनियोजित और संगठित प्रयास है। इसके पीछे 2-3 लोगों की भूमिका है। एक तो नीतीश कुमार की इसके महत्वपूर्ण भूमिका है, ममता बनर्जी की इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है और अरविंद केजरीवाल की भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली अध्यादेश के सवाल पर जिस तरह घूम घूम कर उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को अपने साथ किया है, उससे उससे भी उस गोलबंदी को काफी प्रेरणा मिली है। तो ये इनकी भूमिका है। अब उस ममता बनर्जी का प्रस्ताव हवा में है कि भाई जिसका जहां दबदबा हो उसके खिलाफ कोई दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार न खड़ा करे। तो ये सर्वाधिक सुचिंतित और सुनियोजित कार्यक्रम हो रहा है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के कुछ न कुछ परिणाम निकलेंगे और कोई भी विपक्षी एकता बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए हुए और कांग्रेस के महत्व को स्वीकार किए बिना कोई विपक्षी एकता संभव नहीं है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दीजिए, चलिए बिहार में तो कांग्रेस नीतीश कुमार का जो भाजपा विरोधी गठजोड़ है उसका हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है। वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां तो एक आदर्श गैर भाजपा गठजोड़ बना हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, केरल है, और इधर उत्तर पूर्व में असम है, त्रिपुरा है। बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जिन प्रांतों में कांग्रेस, गुजरात है, कांग्रेस एक बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है और ऐसी कोई पार्टी नहीं है इस मामले में कांग्रेस का मुकाबला कर सके। जो गैर कांग्रेस अगर विपक्षी दलों में देखा, केवल आम आदमी पार्टी, इसके पास एक से अधिक राज्यों में सरकार है इसकी। तो अभी अगर जो चुनाव होंगे इनमें तेलंगाना में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि वो प्रदर्शन करेगी, तो उसके बाद तो कांग्रेस की दावेदारी को आप किसी तरीके से नकार नहीं सकते। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि भाई वो राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से अध्यादेश के सवाल पर मिलना चाहते हैं। ये बात सही है, उनकी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त की है मिलने की। तो बिल्कुल कांग्रेस को नकार कर, कांग्रेस के दावे को नकार कर और कांग्रेस विपक्षी एकता के मामले में नेतृत्वकारी स्थिति में है और इन विधानसभा चुनावों के बाद में तो वो और भी ज्यादा उस स्थिति में आने वाली है। तो ये बेकार की बातें है कि कांग्रेस को पीछे धकेल कर विपक्षी एकता की जा सकती है। इधर कुछ दिनों में ये चर्चा भी बार-बार सामने आई कि जल्दी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, जल्दी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। पहले स्टालिन ने कहा, फिर नीतीश कुमार ने कहा। तो ये जो जल्दी लोकसभा चुनाव होना क्या हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में होता है? उसके पास एक ट्रम्प कार्ड के रूप में होता है कि हम जल्दी लोकसभा चुनाव करके फ़ायदा उठा लेंगे? अच्छा, आप बताइए कौन से लोकसभा चुनाव ऐसे हैं जिनके पहले ऐसी चर्चा नहीं होती है? क्या 2019 से पहले इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई थी कि जल्दी लोकसभा चुनाव, इवन यहाँ तक कि कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनावों के बारे में भी कहा जाता है कि उनको जल्दी करने की बात प्रीपोन किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। मुझे क्या लगता है कि मुझे जो इस वक्त माहौल है वो माहौल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ हो। विपक्ष ने अपना महत्व और दावेदारी में पिछले दिनों बढ़ोतरी की है। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा नहीं चाहेगी कि वो सत्ता में अभी उसी और दिन मिलने वाले हैं उन दिनों में कटौती कर दे। अभी सत्ता में रहने का फायदा उठाते हुए भाजपा की सरकार ऐसे बहुत से काम कर सकती है जिससे वो एंटी इनकम्बेंसी को पलट सके और एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर सके। वो इस मौके को हाथ से क्यों जाने देगी? तो मुझे तो नहीं मुझे लगता है ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करेगी तो वो दरअसल उसे जो एक मौका मिला हुआ है सत्ता में रहकर अपने पक्ष में अपनी राजनीति के हित में कदम उठाने का, उस मौके को वो खो देगी। एक जो घटना घटी है कल कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिससे कुछ दिन मैं भी जुड़ा रहा, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री म्यूजियम इस तरीके से कुछ कर दिया गया। आरोप ये लगा कांग्रेस के द्वारा और कई अन्य लोगों के द्वारा कि ये एक ज़बरदस्ती की कोशिश है नेहरू की विरासत को मिटाने की। तो इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय वहां बनाया था, उसी वक्त मैं सोच रहा था कि शायद इस तरीके के कदम अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी कि उसे अच्छी तरह से तर्क मिल गया है कि इसको वो नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी की बजाय एक प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी या प्रधानमंत्री के नाम पर वो कर दे। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर तो उन्होंने नहीं किया है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम पे नहीं किया है,
वो वहां को प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय, वो नेहरू जी का संग्रहालय था केवल, उसको सबसे पहले सभी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में बदलते ही अपने आप में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भाजपा कुछ ना कुछ इस विरासत के साथ में, इस धरोहर के साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाहती है, और वो उन्होंने कर दिया। मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे कर सभी जगहों से नेहरू गांधी परिवार का नाम जो हटाना चाहते हैं। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, आप पता नहीं किस दिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का नाम भी बदल दिया जाए। राजीव गांधी के नाम पे संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में से राजीव गांधी का नाम भी हटाया जा सकता है। तो ये एक सही परंपरा है या एक तरीके से गलत परंपरा की? देखिए, सब लोग जो सत्ता में आते हैं और अपना विमर्श स्थापित करना चाहते हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं, वो नए सिरे से चीजों का नामकरण करते हैं। ये केवल भारत में ही नहीं है, ये सारी दुनिया के पैमाने पर है। सत्ताधारी चीजों का नामकरण अपने हिसाब से करते हैं, कोर्स में वो चीजें डलवाई जाती हैं। जब सत्ता बदलती है तो उसमें से बहुत सी चीजें जो है हटा दी जाती हैं। अभी कर्नाटक में सत्ता बदली है, अब सावरकर और हेडगेवार के ऊपर जो पाठ थे उसमें कोर्स में, वो पाठ जो है वो हटाए जा रहे हैं उसके अंदर से, और वहां पे जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना था उस कानून को बदला जा रहा है। तो अब देश में सत्ता बदलेगी तो फिर सब चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब कांग्रेस इस काम को इसलिए कर पाई और उसको स्थायित्व दे पाई क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक वो सत्ता में रही, तो किसी को कांग्रेस के किए हुए कामों को बदलने का मौका ही नहीं मिल पाया। जब विपक्षी पार्टियां सत्ता में आई ही तब वो थोड़े बहुत दिनों के लिए आई, जैसे जनता पार्टी सत्ता में आई तो 2.5 साल के लिए केवल सत्ता में आई। अटल बिहारी वाजपेयी 2-3 बार में मिलाकर केवल 6 साल तक सत्ता में रह पाए। हालांकि उन्होंने भी तब्दीलियों का सिलसिला शुरू कर दिया था, उन्होंने संविधान की समीक्षा करने के लिए आयोग भी बना दिया था, और इस तरह की कोशिशें दिखाई देने रही थी। अगर वो 2004 का चुनाव जीतते तो हो सकता है आगे वही करते। अब ये सरकार भी देखिए अपने 9वें साल में, जब वो 10वें साल में प्रवेश कर रही है, तब जाकर वो नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी के नाम का परिवर्तन कर पाई। उससे पहले उसे इतनी पेशबंदी करनी पड़ी कि वहां एक प्रधानमंत्री संग्रहालय करना, कितनी बड़ी योजना बनानी पड़ी, तब वो कर पाए। तो ये काम लंबे अरसे तक आप सत्ता में रहें तब कर पाते हैं। अब भाजपा को आत्मविश्वास हो गया है कि भाई 10 साल सत्ता में है, हो सकता है अगले 5 साल सत्ता में और मिल जाए, इसलिए वो इस तरह के नामों को परिवर्तन कर रही है। जी, एक आखिरी सवाल इस बात से है कि अभी कुछ जो राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी की किताब लिखने में अपना योगदान दिया था, तो जो एनसीईआरटी के राजनीति विज्ञान की किताब में बदलाव हुआ, उससे नाराज़ होकर उन लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि हमारा नाम उस किताब से हटा दिया जाए। तो वो एक थोड़ा प्रतिरोध का तरीका है। तो आपको क्या लगता है कि बौद्धिकों के पास प्रतिरोध का यही एक रास्ता और ये सही रास्ता है? नहीं, बिल्कुल मैं तो उनके इस कदम से सहमत हूं, और सरकार को चाहिए कि उनकी बात मानकर उनका नाम वहां से हटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब वो लोग खुद ही नहीं मान रहे हैं कि ये उनकी सलाह के आधार पर बनी हुई किताबें रह गई हैं, और जिस तरीके से बहुत ही मनमाने तरीके से उनमें से चीजें जोड़ी घटाई गई हैं, और ऐसे बहुत से संशोधन किए गए हैं उसके अंदर, जिनका देखकर पहले तो ताज्जुब में रह जाना पड़ता है, और काफी दिमाग लगाने पर तो उसका मतलब समझ में आता है कि भाई ये संशोधन क्यों किया गया। अगर योगेंद्र यादव ने, सुभाष पर्शिकर ने, राजीव भार्गव ने, सब लोगों ने कहा है कि भाई इनके नाम हटाए जाने चाहिए, तो इसमें सरकार को, एनसीईआरटी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? उन्हें उनकी बात मानते उनके नाम हटा देने चाहिए, और उन लोगों के नाम उसमें डाले जाने चाहिए जिनके कहने पर ये संशोधन परिवर्तन किए गए हैं। भाई जब इन लोगों ने एनसीईआरटी की किताबें तैयार की थी तो वो किताबें वैसी तो रह नहीं गई हैं। आप सोचिए, आपकी कोई किताब प्रकाशित होती है और किसी वजह से उस किताब के कई पन्ने बदल दिए जाते हैं, उसकी भूमिका में छेड़छाड़ की जाती है, उसके शीर्षक बदल दिए जाते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, और आपका उसके ऊपर कोई बस नहीं है, तो आप यही कहेंगे कि भाई ये तो मेरी किताब नहीं है, इस तो मेरा नाम क्यों जा रहा है? तो मैं तो सहमत हूं उनके इस कहने से। और ये प्रतिरोध का सवाल नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, जो किताब हमने नहीं लिखी, जो हमारी राय पर तैयार नहीं हुई, जो हमारी किताब को पूरी तरीके से बदल दिया गया, तो हमारा नाम उसमें क्यों जाए? भाई भारतीय जनता पार्टी के पास अपने विद्वान है, अपनी सलाहकार मंडली है, जिनके कहने पे वो ये सब काम कर रही है, उनके नाम जाए, ताकि लोगों को पता तो हो कि उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो किन लोगों की संस्कृति के साथ पढ़ाया जा रहा है। अब जिस किताब के अंदर इमरजेंसी के ऊपर चैप्टर नहीं होगा, जिस किताब में इस तरह की बहुत सी बातें होंगी, तो उस किताब में योगेंद्र यादव या राजीव भार्गव या सुभाष पर्शिकर अपना नाम जोड़ा जाना क्यों पसंद करेंगे?
तो आज की बातचीत को तो हम यहीं रोकते हैं, लेकिन अंत में जो एक बिंदु जो मुझे लगा आज की बातचीत में सबसे प्रमुखता से भरकर सामने आई, कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ़ मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, बल्कि ये जो समाज में विविध समूह हैं, उनसे जुड़ा हुआ मसला है और नहीं, सबसे सरकार ज़्यादा को हिंदुओं से जुड़ा हुआ मसला है। हिंदुओं से देखिए, जुड़ा हुआ मसला है। जो समान नागरिक संहिता है, वो सबसे ज़्यादा हिंदू समाज को प्रभावित करेगी। हिंदू विवाह कानून ने भी सबसे ज़्यादा हिंदू समाज को प्रभावित किया था। बिल्कुल, उससे अगर मान लीजिए समान नागरिक संहिता के ज़रिए कोई उत्तराधिकार के नियमों में कोई तब्दीली होती है, हुँ, तो वो हिंदू समाज पे बहुत ज़्यादा असर डालेगी। जी, स्त्रियों में हिंदू समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है, उसपे सबसे ज़्यादा आप देखिए प्रतिक्रियाएँ उसमें हिंदू समाज की तरफ से आएँगी। बिल्कुल। तो इसी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हर मसले को हम सरलीकृत तरीके से ना देखें और इस बिंदु पर ध्यान दिलाने के लिए हम प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे के आभारी हैं। आज के इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम मिलेंगे और देश और समाज के अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार। अभय सर, धन्यवाद।